दुनिया की आश्चर्यजनक इमारतें, आश्चर्यजनक दृष्टिकोण। आंखों से देखी जा सकने वाली संसार की भव्य इमारतें दर्शकों को आश्चर्य में डालती हैं। उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं और वास्तुकला, कारीगरी तथा सूझबूझ की सराहना करते हुए अचंभा करते हैं कि इनमें कितना धन और कितना श्रम लगा होगा। लोगों को जितना कौतूहल इन इमारतों की आकृति को देखकर होता है, यदि उन्होंने इसके निर्माण के पीछे छिपे हुए विचार और उद्देश्य को भी देखा समझा होता तो और भी अधिक अचंभा होता। लगता है कि ये इमारतें जितनी भव्य हैं, उसी अनुपात से उनके निर्माताओं की नासमझी और दुष्टता की विशालता भी कम नहीं है। दुनिया की आश्चर्यजनक इमारतों में प्रथम गणना मिस्र के पिरामिडों की आती है। यूनानी इतिहास लेखक हेरोडोटरा के अनुसार मिस्र के बादशाह अपने जीवन काल में ही अपने गढ़ने के लिए विशालकाय मकबरे बनवाया करते थे। जब वे मरते थे तब उनके हरम की अनेक रानियां, बांदियां, नौकर और घोड़े भी उन्हीं के साथ जिंदा दफन कर दिए जाते थे। मृतक बादशाह की लाश ऐसे मसालों से पोती जाती थी कि वह बहुत समय तक सुरक्षित रह सके। दफन के समय स्वादिष्ट भोजन, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा विलासिता के उपकरण भी रखे जाते थे, ताकि मृतक की आत्मा को सुविधा की हर वस्तु हर समय उपलब्ध रहे। यूं विभिन्न राजाओं द्वारा बनाए गए मिस्र में अनेक पिरामिड मौजूद हैं, पर उनमें सबसे बड़ा है चौयस का पिरामिड, जिसका निर्माण ईसा से 2700 वर्ष पूर्व हुआ था। घोर रेगिस्तान में बनी इस गगनचुंबी इमारत की प्रत्येक भुजा 233 मीटर की है। इसका आयतन 25 लाख घन मीटर है। इसके बनाने में 20 वर्ष लगे और विभिन्न देशों से इसके निर्माण के लिए पकड़े गए 1 लाख गुलाम इसी को बनाते बनाते करुण क्रंदन के साथ मर खप गए। दूसरी बड़ी इमारत है रोम का दंगल। इसे कोलोसियस के नाम से भी पुकारा जाता है। शासकों की 2 पीढ़ियां इसे बनाती रहीं, तब वह पूरा हुआ। उसके सबसे बड़े वृत्त का व्यास 185 मीटर और सबसे छोटा 56 मीटर का है। इसकी ऊंचाई 485 मीटर है। इसके अंदर 85,000 दर्शकों के लिए सुविधापूर्वक बैठने का स्थान है। इसका निर्माण आक्रांता द्वारा आक्रांत को किस प्रकार चीरा उधेड़ा जा सकता है, ऐसे क्रूर दृश्य का आनंद लेने के लिए किया गया था। उस जमाने के बादशाह और सरदार इस मनोरंजन में बहुत रस लेते थे और क्रूरता के इस कुतूहल का रस लेने के लिए उसी प्रकृति के असंख्य लोग वहां जमा रहते थे। हाथी, शेर, भैंसे और मेढ़े जैसे पशुओं को परस्पर लड़ाया जाता था। गुलामों को ये जंगली पशु किस तरह चीरते फाड़ते हैं और उस अभागे की प्राण रक्षा के समय कितनी कातर स्थिति होती थी, इसे देखना और दिखाना ही इस निर्माण का उद्देश्य था। विजयी आक्रांता की नृशंसता जितनी उग्र होती, उतनी ही उसकी सराहना की जाती थी और चीत्कार करते हुए मरण कृत्य को अच्छा मनोरंजन माना जाता था। इस भवन में कितना धन और कितना श्रम लगा, कितने गुलामों की हड्डियां गली और निर्माण के बाद उसकी भव्यता सिद्ध करने के लिए कितनों को मरण पर्व मनाना पड़ा, कितनों की क्रूर नृशंसता को पोषण मिला। यदि कोई उन तथ्यों को भी देखे तो वह भी अपने ढंग का एक आश्चर्य ही है। पीसा का एक ओर झुका हुआ गगनचुंबी टावर देखने वालों के लिए अच्छा खासा कौतूहल है। यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। जब चौथी मंजिल बन रही थी तब वह इमारत जमीन में धंस गई। कुछ दिन उसे फिर बनाया गया और 7वीं मंजिल बनाकर रोक दिया गया। सन 1300
1350 ईस्वी में उसकी 8वीं मंजिल बनाई गई। यह ऊंची मीनार 403 मीटर झुकी हुई है। यह ऊंची मीनार 430 मीटर झुकी हुई है। ऊंचाई के अतिरिक्त इतना झुकने पर भी उसका खड़ा रहना दर्शकों के लिए अच्छा कौतूहल है। उपर्युक्त इमारतों के पीछे निर्माताओं का जो दृष्टिकोण रहा, उन पर धन जन की जितनी बलि चढ़ी, उसका इससे अच्छा क्या दूसरा उपयोग नहीं हो सकता था। पर संसार में समझदारी का सर्वथा अभाव कभी भी नहीं रहा। विशाल निर्माण की महत्वाकांक्षा में लोकहित को मिलाकर और भी अधिक शानदार बनाया जा सकता है, इस दूरदर्शिता का परिचय भी समय समय पर दिया जाता रहा है। वाया एपिया यूनान की अति सुदृढ़ और सुविस्तृत सड़क निर्माताओं के कौशल का आज भी शानदार परिचय देती है। रोम के केपुआ तक 540 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी यह मजबूत सड़क बताती है इस दिशा में भी पुरातन ज्ञान कितना बढ़ा चढ़ा था। पनामा की नहर विश्व के 2 प्रसिद्ध भागों को मिलाने वाली अद्वितीय नहर है। इसकी लंबाई 81 किलोमीटर और गहराई 14 मीटर है। इसका मुख्य द्वार समुद्र सतह से ऊपर है। मॉस्को रूस का लोमानशोव का विश्वविद्यालय सुदृढ़ और सुविस्तृत इमारतों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। इसमें 32 मंजिलें हैं और 45,000 कमरे। इसका आयतन 1,370,000 घन मीटर है। विद्यार्थियों के ऊपर नीचे आने जाने के लिए 112 लिफ्टें हैं। कोई भी व्यक्ति 35 सेकंड में नीचे फर्श से सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच सकता है। संसार की भव्य इमारतों में कुछ ऐसी हैं जो ना आज तो उपयोगी लगती है ना अनुपयोगी, केवल कौतूहलवर्धक है। जैसे चीन की 2500 किलोमीटर लंबी 4 से 16 मीटर ऊंची और 6 से 8 मीटर चौड़ी दीवार इसे उस जमाने में आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। एथेंस का पार्थियन एंथिना देवी का मंदिर इसका मुख्य द्वार स्वर्ण मंडित है। इसकी विशालता और भव्यता देखते ही बनती है। इसे उस विश्वास के साथ बनाया गया था कि अधिक बड़े भवन में प्रतिष्ठित कर देने पर वह देवी उस देश के निवासियों की अधिक सहायता करेगी। किसी जमाने में इमारतों की भव्यता ही उनके निर्माताओं की स्मृति का माध्यम रही होगी, पर अब विचारशील दृष्टिकोण तो उनके बनाने के पीछे छिपे उदात्त दृष्टिकोण की ही सराहना कर सकता है। विशालता और सुंदरता को देखकर तो दर्शकों का कौतूहल मात्र ही जागृत हो सकता है। अजूबों से भरी यह मायावी दुनिया, प्रकृति की लीला कितनी विचित्र और विलक्षण है, इसे मानवीय बुद्धि अभी पूर्णतः समझ नहीं पाई है। इस प्रकार की न जाने कितनी अनबूझ पहेलियां उसके गर्भ में छिपी पड़ी हैं, जिन्हें शायद अब तक पूरी तरह खोजा भी नहीं जा सका है। कदाचित आगामी समय में इन्हें खोज भी लिया जाए तो भी इनके रहस्यों का पता लगा पाना सामान्य बुद्धि के लिए कठिन ही नहीं असंभव भी है, क्योंकि सामान्य बुद्धि सदा विज्ञान का सहारा लेती है और विज्ञान की पहुंच मात्र स्थूल जगत तक सीमित है। वह कार्य का स्थूल कारण ही बता सकता है, किंतु जहां कारण सूक्ष्म हो वहां विज्ञान का अवलंबन निराशाजनक ही सिद्ध होगा। इसके लिए प्रज्ञा स्तर की बुद्धि चाहिए, वही उनका सही और समुचित कारण ढूंढ सकती है। आए दिन देखे जाने वाले अजीबोगरीब प्राकृतिक कारनामे अपने रहस्य अनावरण के लिए इसी स्तर की बुद्धि की मांग करते हैं और आशा रखते हैं कि अगले ही दिनों मनुष्य इन्हें समझने में सफल हो सकेगा। कांगो नदी के पूर्वी तट पर तट से 5 किलोमीटर दूरी पर एक सघन वन है। उसमें एक छोटी सी गुफा है।
गुफा का प्रवेश द्वार इतना छोटा है कि कोई व्यक्ति उसके अंदर जाना चाहे तो खड़ा खड़ा प्रविष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति के झुकने से भी काम नहीं चलता। भीतर जाने के लिए घुटने के बल पर हाथों का सहारा लेकर चलना पड़ता है, तभी उसमें प्रवेश पा सकना संभव है। अंदर धीरे धीरे कंदरा चौड़ी और बड़ी होती चली गई है। कंदरा के मुख से करीब 30 कदम अंदर उसकी दाईं दीवार में एक पत्थर की कील जैसी संरचना उभरी हुई है। यदि कोई व्यक्ति उसे छू दे तो दीवार फटने जैसी आवाज अंदर गूंजने लगती है। यह आवाज ठीक 5 सेकंड तक होती है, तदुपरांत वह स्वतः बंद हो जाती है, भले ही व्यक्ति पत्थर की कील दबाए ही क्यों न रहे। कई बार इस समय में व्यतिरेक होता देखा गया है। अनेक बार ध्वनि 8 से 10 सेकंड तक होती रहती है, पर अधिकांश अवसरों पर यह ठीक 5 सेकंड बाद बंद हो जाती है। दोबारा ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कील को छोड़ने के पश्चात पुनः दबाया जाए। विश्व के अनेक वैज्ञानिक दल उस रहस्यमय ध्वनि को जानने समझने के लिए कई बार उस गुफा की यात्रा कर चुके हैं, पर गुत्थी को सुलझाने में वे अब तक विफल रहे हैं। अमेरिका में क्रेटर लेक नामक एक विशाल झील है। इसके मध्य में विजार्ड आइलैंड नाम का एक छोटा सा टापू है, जो संभवतः किसी ज्वालामुखी के फटने के कारण झील के मध्य ऊपर आया हो। विशेषज्ञों का इस संबंध में ऐसा ही अनुमान है। इस छोटे से द्वीप में एक बड़ा ही अनूठा वृक्ष है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अरुणोदय होते ही यह पेड़ पूरब की दिशा में सूर्य की ओर कुछ प्रणत हो जाता है, मानो नवविहान के आगमन पर सविता देव का अभिवादन कर रहा हो। कहते हैं कि दोपहर होते होते यह पुनः पूर्व स्थिति में ठीक सीधा विशाल रूप से खड़ा हो जाता है। वनस्पति शास्त्रियों के लिए आज भी उक्त पेड़ का यह अनोखा करतब चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रकृति का कौतुकपूर्ण दृश्य हमें तब देखने को मिलता है जब हम साइबेरिया में स्थित वैली ऑफ गीजर्स नामक तंग घाटी की यात्रा करते हैं। सन 1941 ईस्वी तक इस फुवारे की घाटी का किसी को पता न था, किंतु इसके उपरांत यहाँ लगभग 20 ऐसे गीजरों का पता चला है जो अपनी रंग बिरंगी छटा से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इन फुहारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये 10 मिनट से लेकर 6 घंटे तक के नियमित अंतराल में छूटते रहते हैं। इनकी नियमितता इतनी सुनियोजित और अटल है जिसे देख दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जो गीजर 10 मिनट की अवधि में निःसृत होते हैं वह सदा 10-10 मिनट पर छूटते ही रहते हैं। ऐसी ही नियमितता अन्यों के साथ भी देखी जा सकती है। वहाँ का सबसे बड़ा फुवारा, जिसे फर्स्ट बॉर्न का नाम दिया गया है, हर घंटे पर विभिन्न रंग के फुहारों के साथ जमीन से निकलता रहता है। यह जल के 40 फीट ऊंचे स्तंभ का निर्माण करता है और इनसे छिटकने वाली फुहारों की ऊंचाई 500 फीट तक चली जाती है। पूरी घाटी में इन गीजरों के छूटने और मिटने का क्रम बड़े ही लयबद्ध ढंग से होता रहता है। पश्चिमी ईरान की जौग्रस पहाड़ियों में भूमिगत एक ऐसी विशाल गुफा है जिसमें प्रवेश करने पर अनेक ऊंचे ऊंचे व मोटे पाषाण स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। इन स्तंभों को देखने के उपरांत यह स्वीकार कर पाना मुश्किल हो जाता है कि यह मानवीकृत ना होकर प्रकृति की कुशल कारीगरी का नमूना है। इनकी सुगढ़ता किसी भी वास्तुकार को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इस धार पराऊ कंदरा में सबसे ऊंचे प्रस्तर स्तंभ का नाम खोजी दल ने शहंशाह रखा। इसकी ऊंचाई 138 फीट है। इस प्रकार के और भी अनेक स्तंभ वहां हैं, पर ऊंचाई में सब इससे कम है। संभवतः इसी कारण अन्वेषणकर्ताओं ने इसका नाम शहंशाह अथवा सम्राट रख दिया।
मनुष्य यदि वास्तुशिल्प का कोई आकर्षक और उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करे तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वह सृष्टि का सबसे बुद्धिमान और कार्यकुशल प्राणी है। किंतु प्रकृति ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करती है तो निश्चय ही यह अचंभे की बात है। ऐसा ही एक अचंभा उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रीम समुद्री तट पर स्थित है। इसे देखने से प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संरचना किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वोत्तम प्रतिमान है, पर पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि यह कोई मानवीकृत निर्माण नहीं है, वरन निसर्ग की कुशल इंजीनियरिंग का एक अच्छा प्रमाण है। गवेषणा करने वालों ने इसका नाम जाइंट्स काउज वे अर्थात दैत्यों का पक्का मार्ग रखा है। यह 40,000 बहुकोणीय पाषाण स्तंभों की एक विशाल और विस्तृत संरचना है। इस सीढ़ी नुमा संरचना के 3 खंड हैं, निम्न, मध्य और ऊपरी। यह मध्य खंड ही है जिसकी सुगढ़ता को देखकर खोजियों को आरंभ में इसे किसी सुविकसित प्राचीन सभ्यता की कोई संरचना का भग्नावशेष होने का भ्रम हुआ था, क्योंकि इस हिस्से के प्रस्तर स्तंभों में इतने उच्च स्तर की शिल्पकला का प्रदर्शन देखने को मिलता है जिससे कुछ क्षण के लिए इसे प्रकृतिकृत होने का विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस भाग के सारे स्तंभ पूर्णतः षटकोणीय हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे सभी एक ही व्यास के पाषाण खंड ना होकर उनका विस्तार 15 से 20 इंच व्यास तक है। किंतु यहाँ भी बुद्धिमत्ता और सुगढ़ता की बानगी देखने योग्य है। मध्य का निचला हिस्सा 15 इंच वाले व्यास वाले स्तंभों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर व्यास बढ़ते बढ़ते इस खंड के शीर्ष पर अधिकतम 20 इंच तक पहुंच गया है। इस प्रकार इस खंड को देखने से ऐसा मालूम होता है जैसे किसी कुशल कलाकार ने बड़ी बारीकी से पत्थर के इन शैल खंडों को सुरुचिपूर्ण ढंग से परस्पर सटा सटा कर फिट किया हो। जब किसी घाटी पर किसी मनुष्य अथवा अन्य प्राणी के पहुंच जाने पर अचानक ही जोरदार धमाका हो उठे तो उसे क्या कहा जाए? प्रकृति की कौतुकपूर्ण लीला, आश्चर्य या ऐसा कोई उपक्रम जिसके द्वारा वह मानव अथवा मानवेतर प्राणियों को अपने निकट ना पहुंचने देने की चेतावनी देती हो। कदाचित ऐसा ही हो, क्योंकि अब तक रियोडीला पॉज की घाटी में घटने वाली इस अनूठी घटना का रहस्योद्घाटन करने में वैज्ञानिक और प्रकृतिविद सर्वथा असमर्थ रहे हैं। वस्तुतः यह घाटी बोलीविया में लापाज नदी के तट पर हिमाच्छादित एंडीज पर्वत के किनारे स्थित है और पूर्णतः मिट्टी की बनी विचित्र भूल भुलैया जैसी संरचना है। जब कभी कोई जीवधारी भूलवश इसके निकट आ पहुंचता है तो तोप जैसे धड़ाके के साथ भयंकर गर्जना होती है और इसी के साथ धूल का एक गुबार वायुमंडल में छा जाता है, जिससे थोड़े समय तक वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। आए दिन लोग प्रकृति के इस रहस्यमय करतब को देखने छेड़ने के लिए घाटी के आसपास आते ही रहते हैं। तोप जैसी इनकी गगनभेदी ध्वनि के कारण ही वह स्थानीय क्षेत्र में ग्रैंड कैनन द ग्रैंड कैनाइन अर्थात भव्य घाटी का भव्य धमाका के नाम से लोकप्रिय हो गई है। भगवान ने मनुष्य को जानने समझने की बुद्धि दी है। उसके द्वारा कई अवसरों पर वह ऐसी पहेलियों को सुलझा भी लेता है जो आरंभ में जटिल गुत्थी जान पड़ती है, पर हर बार वह ऐसा कर ही लेगा, इसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अनेक मौकों पर स्थूल क्रिया के मूल में कारण स्थूल न होकर सूक्ष्म होते हैं। इन कारणों को सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है।
सूक्ष्म बुद्धि अध्यात्म अवलंबन के बिना संभव नहीं। अतः यदि मनुष्य को सृष्टि की इन रहस्यमय गुत्थियों का उत्तर पाना है तो अध्यात्म का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इससे कम में काम चलने वाला है नहीं। अजंता की गुफाओं को ही लें, वे विश्वविख्यात हैं। उन्हें देखने के लिए संसार भर के लोग आते हैं और पुरातन काल के इस कला कौशल को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वे चिरकाल तक अविज्ञात स्थिति में पड़ी रही। एक दिन अजंता गांव के निकट एक अंग्रेज शिकारी उस क्षेत्र में बंदूक लिए घूम रहा था। ऐसे शिकारी और भी आते जाते थे। उस क्षेत्र के लड़कों को साथ लेते और शिकार का पता बताने के बदले बख्शीश देते थे। उस शिकारी को एक ग्रामीण लड़का एक झुरमुट के पास ले गया और उंगली के इशारे से उसके भीतर रंगीन पत्थरों वाले खंडहर दिखाने लगा। वास्तुकला के उस अद्भुत नमूने को देखकर शिकारी स्तब्ध रह गया। गांव के श्रमिक बुलाए गए, रास्ता बनाया गया, खोजियों का सिलसिला चल पड़ा और अजंता की गुफाओं के रूप में पुरातन इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हस्तगत किया गया। तथ्यहीन कौतुक किस काम का। विशालकाय संरचनाएं गढ़ने और अद्भुत इमारतें खड़ी करने का महत्व तब है जब वह लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हो, अन्यथा वे कौतुक कौतूहल मात्र बनकर रह जाती हैं। ऐसे आश्चर्य तो प्रकृति में ही असंख्यों भरे हैं, फिर बहुमूल्य साधन सामग्री नियोजित कर इन अचंभों को खड़ा करने की कोई तुक रह नहीं जाती। इतने पर भी न जाने क्यों मनुष्य ऐसे कृत्यों में संलग्न देखा जाता है। यह प्रवृत्ति मात्र वर्तमान समाज की है, सो बात नहीं। सभ्यता के प्रारंभ से ही इस प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य में पनपने लगी थी, जो बाद में मूर्त रूप धारण कर ऐसे निर्माणों की श्रृंखला खड़ी करने में तत्पर हो गई जिस पर अंकुश अब तक नहीं लगाया जा सका है। ऐसे ही एक निर्माण अपनी विलक्षणता की गाथा गाते लेबनान में देखा जा सकता है। बेरूत से 53 मील दूर ये भव्य संरचनाएं रोमन मंदिरों की हैं, जिनके निर्माण काल के बारे में पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि यह प्रथम शताब्दी के आसपास विनिर्मित हुए। मंदिर समूह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है, जहां से प्राकृतिक दृश्यों का विहंगावलोकन अत्यंत मनोहारी लगता है। किंतु उक्त निर्माण की यही एकमात्र विशिष्टता नहीं है। सबसे बड़ी विचित्रता वहां की वह विशाल दीवार है जो मंदिर के चारों ओर बनी हुई है। यह दीवार आज भी विशेषज्ञों को अपनी विशालता के कारण स्तंभित किए हुए है। दीवार के पश्चिमी सिरे पर 3 भीमकाय चट्टानें काटकर तराशी हुई स्थिति में रखी हुई हैं। यह शिलाखंड अपने विराट आकार के कारण अजूबे और विश्व प्रसिद्ध बने हुए हैं। आधुनिक इंजीनियरों के लिए सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े शिलाखंड खदान से उस स्थान पर लाए किस प्रकार गए, और यदि किसी विशेष युक्ति से यह संभव हो सका तो फिर उन्हें वर्तमान स्थान और स्थिति में रख पाना किस भांति शक्य हुआ। उनके लिए यही सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, जिसका उत्तर दे पाना अभी शेष है, क्योंकि उनका मानना है कि आज के वैज्ञानिक युग में अत्याधुनिक परिष्कृत यंत्रों के माध्यम से भी यह कार्य संपादित कर पाना एक प्रकार से टेढ़ी खीर है। फिर भी रोमन साम्राज्य के दौरान इसे संपन्न किया गया और तब से लेकर अब तक करीब 2000 साल की अवधि तक में वो अपनी स्थिति यथावत बनाए हुए हैं। यह और भी विस्मयकारी है। चट्टान ट्राइलिथन के नाम से प्रसिद्ध है। आकार प्रकार में यह इतनी विस्तृत है कि यदि वे खड़ी की जा सके तो प्रत्येक प्रस्तरखंड आज की 6 मंजिली इमारत जितने ऊंचे होंगे। सबसे बड़ा खंड 54 फीट ऊंचा, 12 फीट चौड़ा और 14 फीट लंबा है।
इसका वजन करीब 800 टन है। ये शिलाएं बॉर्बेक स्थित मंदिर स्थल से लगभग 1 मील दूर एक खदान से काटकर निकाली और निर्माण स्थल तक लाई गई, जहां उन्हें 25 फीट ऊंचे छोटे पत्थरों से बने प्लेटफॉर्म पर रखा गया। इनके सिरों को इतनी दक्षतापूर्वक परस्पर मिलाया और जोड़ा गया है कि उनके बीच ब्लेड को भी घुसा पाना संभव नहीं। इससे तब की उच्च स्तरीय शिल्पकला का संकेत मिलता है। रहस्य तब और गहरा जाता है जब यह ज्ञात होता है कि खदान में ट्राइलीथन से भी विराट आयतन वाला एक पाषाण खंड अब भी पड़ा हुआ है। इसका वजन 1000 टन जितना आंका गया है। इसके संबंध में कोई यह नहीं जानता कि इस अंतिम खंड का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। शायद आज के विशेषज्ञ इसका यह कहकर उत्तर दें कि तत्कालीन समय की वैज्ञानिक प्रगति के हिसाब से यह चट्टान इतनी भारी साबित हुई कि उसे स्थानांतरित कर पाना असंभव बन गया हो। फलतः वह अनुपयोगी दशा में अपने मूल स्थान में पड़ी रह गई हो। कारण चाहे जो हो, रोमनों की इस प्रकार की विलक्षण निपुणता के बावजूद भी ऐसा कोई दूसरा उदाहरण रोमन साम्राज्य में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सनकी सम्राट ने स्वयं को श्रेष्ठ व यशस्वी बनाने के लिए यह संरचना खड़ी की हो और एकमात्र यथास्थिति बनाए रखने के लिए बाद में निर्माताओं का वध कर दिया हो। इतने पर भी आज ना तो उसके सृजता का पता है और ना ही उस अद्भुत को अक्षुण्ण रखने में वह सफल हो सका है। फिर इस अनुपयोगी श्रम का लाभ लगभग नगण्य जितना ही है। यदि इतना परिश्रम उसने अपने व्यक्तित्व को गढ़ने और खुद को उत्कृष्ट बनाने में किया होता तो न सिर्फ वर्तमान में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होता, वरन उच्च आदर्शों के कारण इतिहास पुरुष बनकर इन दिनों भी जी रहा होता। पर आडंबर के उलझाव ने उसे कहीं का नहीं रहने दिया। ना तो जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग बन पड़ा और ना ही वह प्रयोजन सध सका जिसमें वह आजीवन संलग्न रहा। हम आकर्षक व्यक्तित्व की संरचना गढ़ें, अनावश्यक कौतुक खड़ा ना करें। यही समाज की सर्वोपरि आवश्यकता और समय की मांग है।